नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र मिश्रा आज आपके सामने मध्यकालीन काव्य में विद्यापति जी की पदावली लेकर एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। पहले हम पंक्तियों का शब्दशः अर्थ देखेंगे, फिर भावार्थ से व्याख्या करेंगे। खने खन नयन कोने अनुसरई, खने खन बसन धूलि तनु भरई, खने खन दशन छठ छठ हास, खने खन अधर आगे गहु बस, चौकी चलए खने खन चलु मंद, मन मत पाष्ट पहिले अनुबंध, हृदय मुकुल हेरि हेरि थोर, खने आचर दय खने होए भोर, बल से सब तरुण भेंट, लखय न पारिय जेठ कनेठ, विद्यापति कह सुनु बर कान, तरुनि बसै सब चिन्है न जान। पहले हम शब्दों का भावार्थ देखते हैं। खने खन का भावार्थ होता है क्षण क्षण। नयन मतलब नेत्र, कोण अनुसरई नेत्र के कोणों का अनुकरण करना, और खने खन मतलब वही क्षण क्षण। वसन धूल, वसन माने होता है वदन, और धूल मतलब धूल। तनु भरई, तनु का अर्थ यहाँ शरीर है, और भरई मतलब उससे धूमिल हो जाना या धूल से भर जाना। खने खन दसन छटा, दसन का अर्थ दांत, और छटा छठ, छटा मतलब उसके दांतों की शोभा, छठ हास मतलब हंसी या मुस्कान। खने खन छड़ छड़, अधर का अर्थ यहाँ होठ है। आगे गहुवास, आगे गहुवास का तात्पर्य वस्त्र का अपने होठों के सामने ढक लेना, या वस्त्र के सहारे से आगे होठों को आवरण कर लेना, होठों का आवरण कर लेना। चौकी चले, चौकी मतलब अर्थात व्याख्या देखते हैं। विद्यापति जी कहते हैं कि नायिका राधा के नयन क्षण क्षण में कटाक्ष कर रहे हैं। नायिका राधा के नयन क्षण क्षण में अपने कोणों का अनुसरण कर रहे हैं, और खने खन बसन धूल तनु भरी, और क्षण क्षण में असावधानी के कारण उनके जो वस्त्र जमीन पर धूल में गिर जाते हैं, और अब अपनी अवस्था का उन्हें ध्यान आते ही वह वस्त्रों को पुनः शरीर में डाल लेती हैं, जिसके कारण धूल तनु भरई, उनका शरीर धूल से धूमिल हो जाता है या धूल से भर जाता है। और खने खन दसन अर्थात क्षण क्षण में, दसन छटा छठ हास, उनके मुस्कुराने के कारण दांतों की छटा, दांतों की आभा सुशोभित हो रही है, वो आगे प्रदर्शित हो रही है। और खने खन अधर आगे गहुवास, और जिसे छिपाने के लिए, जिसके आवरण के लिए क्षण क्षण में राधा जी अपने वस्त्रों को होठों के आगे आवरण कर लेती हैं, जिससे उनके जो दांतों की आभा है वह प्रकाशित ना हो। चलऊ चौकी चले खने खन, अर्थात कभी कभी राधा जी अपनी अवस्था के कारण चौंक चले, अर्थात वो चमक कर इठला कर चलती हैं। देखिए, दो पंक्तियों का पहले भावार्थ देख लेते हैं। चौंक चले अर्थ इसका होगा कि चमक कर अथला इठला कर चलना या तीव्र गति से चलना, और खन चलु मंद अर्थात धीमी गति से चलना। मनमथ अर्थात कामदेव, पाठ पहिल अनुबंध, अनुबंध मीन्स होता है शिक्षा। और हृदय मुकुल मन हृदय में, उनके वक्षोजों में उभरित होने वाले दो स्फुटुस और हेर हेर थोर, उनको देख देख कर वो
क्या होती हैं, उनको देख देख कर वो प्रसन्नचित होती हैं। खने आचर, आचर आंचल होता है, दय मतलब उसको देना या उसे देकर ढक लेने से, और खने हुए भोर, उनको कभी देखती हैं उनका अनुकरण करती हैं, और खने हुए भोर का अर्थ उनको देखने के बाद वो भाव विभोर हो जाती हैं। भोर का अर्थ है भाव विभोर हो जाना। बाला, बाला का अर्थ यहाँ पर राधा जी के लिए ली गया है। तो पहले हम 2 पंक्तियों के ऊपर का अर्थ देख लेते हैं, व्याख्या देखते हैं। विद्यापति जी कहते हैं कि राधा नायिका अपनी अवस्था के कारण कभी वह चमक कर या तीव्र गति से चलती हैं। जब उन्हें अपनी अवस्था का भान होता है तो वो अपनी चाल को मंद कर लेती हैं, अर्थात वो मंद गति से चलने लगती हैं। और मनमथ पाठ पहिल अनुबंध, जिससे उनकी इन क्रियाकलापों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नायिका राधा कामदेव की पाठशाला में प्रवेश कर चुकी है, या कामदेव की पाठशाला में रति नामक पहली शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली है। और हृदय मुकुली हेरिहर्थु का अर्थ है कि हृदय में उनके वक्षोजों में उभरित होने वाले 2 स्फुटुस, कभी वह उनको किंचित मात्र अवलोकन करती हैं, अपने उस स्फुटोजों का किंचित मात्र अवलोकन करती हैं, और किन्हीं क्षणों में उन्हें अपने आंचल से आवृत्त कर लेती हैं, या उन्हें ढक लेती हैं, या उन्हें छिपा लेती हैं, और क्षण भर में ही आनंद विभोर हो उठती हैं। हेरि थोर क्या खने आचर दह खने हुए भोर, और क्षण भर में उनका आवरण कर लेती है, अपने आंचल से आवृत्त कर लेती हैं या ढक लेती हैं, और क्षण भर में वो आनंद विभोर हो उठती हैं। और बाला शैशव, बाला शैशव, बाला का अर्थ है कि बाला राधा जी को कहे हैं, विद्यापति ने राधा को कहा है। और शैशव, शैशवा अवस्था, तारुण उनकी तरुणावस्था, भेंट मतलब उनका मुलाकात, उनकी आपस में सम्मेलन, लखई, लखई मतलब होता है पहचान ना आना, या उनमें आपस में पहचान ना होना। पारई, जेठ कनेठ का अर्थ होता है बड़ा या छोटा, जेठ का मतलब बड़ा और कनेठ का अर्थ होता है छोटा। विद्यापति कह सुन बर कान, कान का अर्थ है कान्हा जी। और तरनिभ, तरनिभ का तात्पर्य यहाँ जवानी से या उनकी तरुणावस्था से है। और शैशव अर्थात शैशव अवस्था, जिन्हें न जान अर्थात वह पहचान नहीं आती। तो इनका अर्थ देखते हैं कि विद्यापति कहते हैं कि ये बाला अर्थात जो राधा उनकी नायिका हैं, तो उनमें उनकी शैशव एवं तारुण अवस्था का ऐसा सम्मिलन हो गया है कि ऐसा सम्मिलन हो रहा है कि लखई न पावे जेठ कनेठ, अर्थात उनमें क्या कि कौन सी अवस्था, तारुण अवस्था या किशोरावस्था, कौन सी अवस्था, यहाँ पर दोनों अवस्थाएं एक दूसरे पर अधिकार जमा रही हैं, एक दूसरे को बड़ा साबित करने में, बड़ा छोटा साबित करने में लगी हुई हैं। अभिप्राय यह है कि दोनों अवस्थाएं एक दूसरे पर अधिकार जताने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसके कारण उसमें नायिका राधा में कभी शैशवावस्था के भाव प्रदर्शित होते हैं और कभी तारुण अवस्था के भाव का प्रदर्शन होता है। लास्ट में कहते हैं विद्यापति जी, हे सुन वर कान, अर्थात हे कान्हा सुनो, उस तरुणी शैशव जिन्हें न जान, उस नायिका राधा के शरीर में शैशव अर्थात और तारुण का ऐसा मेल हो गया है कि वह पहचाने नहीं जा पा रहे हैं। इनकी अवस्था जिन्हें न जान, इनकी अवस्था का इनकी पहचान नहीं पा रहे हैं। आप ही इनकी अवस्था की पहचान कीजिए। तो इसके साथ ही हमारे व्याख्या यहीं ख़त्म होती है और मध्यकालीन काव्य में सभी वीडियो के लिए